हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निका स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज जल्द ही लेकर आऊँगी। मैं लेकर आ चुकी हूँ एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज। आज से हम एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी इस सीरीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए, ताकि हम बायो के बाद केमिस्ट्री के एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज कर पाएँ, फिर फिजिक्स के एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज हम कंप्लीट करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप इन एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज के बाद हम हमारे और भी पोर्शन बनते हैं, जैसे कि सारी नेमिंग रिएक्शन मैं आपको एक ही पोर्शन में कवर करवा दूंगी और बहुत सारे जो बायो के एग्जाम्पल हैं वो हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और भी बायो में जितने भी चीज़ें हैं उन्हें हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बायो बच्चों को लेंदी लगती है बिकॉज उसमें याद करना ज़्यादा होता है, बट हम मस्ती से याद करेंगे और एग्जाम्पल्स को जो बच्चे ज़्यादा भूलते हैं और मैं भी भूलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भूलती, एग्जाम्पल जो हम ज़्यादा भूलते हैं तो हम उन्हें ट्रिक से याद करेंगे ताकि हम कभी ना भूलें। और मैं आपको माइंड मैप सीरीज़ भी प्रोवाइड करूँगी एंड जल्दी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। फ़िलहाल हम हमारे इस सेशन को एंड करने की कोशिश करते हैं, हमारी ऑडियो बुक सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से हट गई हूँ बिकॉज हम हमारी एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। वेट अ सेकेंड। मैं यहाँ से हट जाती हूँ बिकॉज हमें हमारी एनसीईआरटी रीडिंग शुरू करनी है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए मैं मार्कर वगैरह सेट कर लेती हूँ। तब तक आप भी सब अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए एंड जो हाईलाइटर हैं, पेंसिल हैं, वो लेकर बैठिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाले हैं। जब आप हाईलाइट करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम वापस एनसीईआरटी, एक बार तो हमने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़नी होती है, फिर हम जब आदत बन जाती है हमारी तो हम बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वो हाईलाइट पॉइंट्स हमारी आंखों में ऐसे छप जाते हैं। तो नीट के एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनों से उठकर क्वेश्चंस आते हैं, तो नीट के एग्जाम में वो जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वो हमारे दिमाग में ऐसे छप जाएंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हम बिल्कुल कर पाएंगे। और जो दूसरी लाइन होगी उनसे तो हम वैसे करेंगे ही, बट हाईलाइटेड पॉइंट्स हमारे दिमाग में ज़्यादा छप जाते हैं बिकॉज जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें उनको देखती है कि वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको हम ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आप सब भी प्लीज़ हाईलाइटर एंड अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठें। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबको ये बता दूं कि जो एनसीईआरटी हम पढ़ने वाले हैं, जो न्यू एनसीईआरटी है वही पढ़ने वाले हैं। जो रैशनलाइज कंटेंट जो हट चुका है उनको हटाकर जो एनसीईआरटी बची है हम उसी को ही पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हमें नीट क्लियर करना है, हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि हम जो जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब नीट में ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, आएगा जबकि तब देखेंगे। मैं आपको, अगर नीट में क्वेश्चन आने वाला है तब भी मैं आपको उसकी एनसीईआरटी एक ही बार में प्रोवाइड कर दूंगी। मतलब सब जो टॉपिक हट चुके हैं उनकी कंबाइंड एनसीईआरटी आपको एक बार में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, बट फिलहाल के लिए हमें जो नीट में क्वेश्चन आने वाला है उन पर ध्यान देना है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी बुक को। मैं इसको जूम कर लेती हूँ। एंड हाँ, आप सबको इसकी पीडीएफ, हाईलाइटेड पोर्शन पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सो डोंट वरी। वन सेकेंड, हमारे मार्कर को सेट कर लेती हूँ।
जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थ जैसे कि वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। सजीवों का वर्णन है कि जिसमें मानव भी शामिल था। मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। जीव स्वरूप के वर्गीकीय विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देता है। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है। फिलहाल के लिए हम हमारा चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्लाइड हमारी एनसीईआरटी में हमें ये दिखेगी, बट इसके लिए भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। इसे भी मैंने टिक्स से सारे जो साइंटिस्ट हैं जो दे रखे हैं उनके कंबाइंड एक बना दूंगी मैं। वैसे मेरे बनी हुई है, बस अपलोड करनी बाकी है। सो इसे हम अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम उस सीरीज में कवर करने वाले हैं। सो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो मैं इसे जूम कर लेती हूँ ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएं। एंड जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वासस्थल, चाहे वे ठंडे पर्वत हो, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने, जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट, दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा वहां तक की कोशिकाओं में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न जो है दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। अब स्टार्ट करेंगे हम जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। हम ये स्लाइड हमारी कंप्लीट कर चुके हैं, हम सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं। One second guys। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। ये नोटेड पॉइंट है, इसे हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। मेरा हाइलाइटर सही काम नहीं कर रहा है शायद, एक सेकेंड, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे।
ओके, सही हो चुका है ये। एक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा वहाँ के पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हम कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे वो उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू नीट एग्जाम। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब वो जीवों का वर्णन सही हो और हम जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम गाइस। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति नाम। ये नीट एग्जाम में बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पूछा जा चुका है कि दो घटक कौन से हैं। प्रणाली को जिसमें नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपदनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं। वैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है तथा आप ये देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंगीफेरा वंश नाम, इसको हम मैंगीफेरा बोलेंगे। वैसे इस नाम में मैंगीफेरा वंश नाम है जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज या जाति संकेत पद है। इस पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्न है। जैविक नाम फर्स्ट पढ़ेंगे। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जा सकता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम होता है जबकि दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है। अब हम हमारी सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखा जाना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज नीट एग्जाम में इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है वो बड़े अक्षर में होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंगीफेरा इंडिका के उदाहरण से हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मैंगीफेरा इंडिका लिंक। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। ये जो एग्जाम्पल है डायरेक्टली इससे नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सोशियन के विषय में सोचें
तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिनके बाह्य कान और शरीर पर बाल हो। इस प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारी मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिसका उपयोग पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। वहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है। इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, सो प्लीज हाईलाइट दिस। टैक्सा विभिन्न स्तरों पर वर्गों को बताता है। और ये कुत्ता वगैरह जो भी है ये टैक्सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी एक टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव को पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और वे आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, यानी कि अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकी या फिर वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़े थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। इससे आपके नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्गीकरण का आधार क्या उपयोग है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। 1 सेकंड गाइस। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के सिस्टमा से आया है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, सो प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास या संबंध का भी ध्यान रखा गया है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में घुमाकर ये क्वेश्चन पूछ लेगा साथ साथ में करके कि विकासीय संबंध को किया गया, फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस या फिर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आ सकती है। सो प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट एंड जब भी आप रीड करें तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। सो हम स्टार्ट करते हैं अब 1.2 वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में वह एक पद को दिखाता है। इसे प्राय वर्ग या फिर टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे कि 3 जोड़ी संधिपाद यानी कि टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे कि जगत यानी कि किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधों के लिए हम भाग वर्ड का यूज करते हैं। वैसे इससे नीट एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम भाग वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो हाईलाइट दिस पॉइंट।
वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीशीज का विकास हुआ। कुछ पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्गों में आती है। अब आप वह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उनके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीशीज, जाति। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकार या विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंगिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबेरोसम यानी कि आलू, पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबेरोसम तथा लियो जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द जो है मैंगिफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और वह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलांजेना भी आते हैं। मानव की जाति सैपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। इन वैज्ञानिक नामों पर आप हाईलाइट कर दें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम आगे इसकी एक टेबल आ जाएगी, उस टेबल फॉर्मेट में हमें इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जीनस। इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। वंश या जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीजों का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीजों का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। और शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण आते हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। कुल। अब हम स्टार्ट करते हैं कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक अथवा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा जाता है, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षणों को देखते हैं तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उनमें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी या फिर फेलिडी में रखा गया है। गण। अब हम ऑर्डर पढ़ेंगे। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण अथवा अन्य उच्चतर वर्गीय के संवर्ग को पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्वोल्व्युलेसी, सोलेनेसी को पॉलिसोनियालिस गण में रखा गया है। इनका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमोलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमोलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। संघ फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकोर तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर वर्गीय के संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। अब आप ये पास में एक डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम कहूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये जैसे जैसे हम जगत की ओर जाते हैं तो हमारी समानताएं जो हैं, इससे मैं हटा देती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें। एंड मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ कि जैसे जैसे हम जगत की ओर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे
जाति में रहेंगे तो समानताएं ज़्यादा होगी और जगत की ओर जाएंगे तो समानताएं कम होगी। सो आप इसका ध्यान रखें। एंड ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नीट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आए, सो आप इसे भी टिक कर लें। सो हम रीड कर लेते हैं इन पॉइंट्स को अब। जगत किंगडम। जंतु के वर्गीकीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये वर्गीय संवर्ग है। यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक ध्यान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे समान गुणों में कमी आती है। सबसे नीचे जो टैक्सा है उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाएंगे उसी स्तर पर अन्य टैक्सा से संबंध निर्धारित करना अति कठिन हो जाएगा। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। और इस टेबल 1.1 में आप देख सकते हैं कि, चलिए एक बार इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, वंश नाम होमो, कुल होमोनिडी और गण प्राइमेट, वर्ग मैमोलिया एंड संघ जो है कॉर्डेटा है। वैसे ही घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मस्का म्यूसिडी, डिप्टेरा इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। आम मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा एनाकार्डियासी, सेपिंडल्स, डाइकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएलस, मोनोकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्म। सो ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। सो ये चैप्टर हो चुका है न्यू एनसीईआरटी के बेस पे। हम इसकी समरी को भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार नीट में एग्जाम में देखा गया है कि समरी से भी क्वेश्चंस आए हैं। सो हम किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 1 सेकेंड, हम इसे भी कर लेते हैं। समरी। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में जैव विविधताएं दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों को पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अभी भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं के आधार पर मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक नाम तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ण पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीय संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। ये सभी वर्गीय पदानुक्रम कहलाते हैं। सो गाइस, हमारी इस चैप्टर की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो चुकी है और इसे मैंने कोशिश की है बहुत जल्दी कवर करने में, और देखा जाए तो ये हमारी बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो चुकी है। सो ये एनसीईआरटी बुक की जो हाईलाइटेड पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी। सो आप इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम से ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अपने सभी फ्रेंडों तक इस ऑडियो बुक को शेयर कर दीजिए ताकि सब इस बुक का फ़ायदा ले सकें। और जाते जाते गाइस, मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि वैसे तो नीट में बहुत पूरी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, बट मैंने जो आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स करवाए हैं
वो ऐसे पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी, अभी भी करवाएं और आगे भी जो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी लेकर आने वाली हूँ उनमें ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करवाऊंगी जो कि आपके नोट्स में नहीं मिलेंगे। बिकॉज जैसा कि मेरा मानना है कि हर कोचिंग में जब आप ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स तो हमें सब बता ही देंगे। जैसे कि अभी ये टेबल हाईलाइट करी, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट करवा दिया, वरना आप कहेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ाई कुछ हाईलाइट तो करवाया नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइट पोर्शन कुछ करवा दिया। बट ये आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएंगे, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी में ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाले हैं जो कि हमारे नोट्स में ना मिले, ताकि हमें नोट्स तो हम पढ़ ही लेते हैं बट एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे ताकि जिससे क्वेश्चन पे आए तो हम ऐसे ना कहें कि एनसीईआरटी में था ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो 100 में से 98 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। और हाँ, इस साल भी 2023 में भी आए थे 2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट उसे आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे बिकॉज 2016 से पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें वो टॉपिक्स थे, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो आ चुके हैं। तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी इस पर भी इसके रिगार्डिंग भी आपके लिए गाइडेंस की वीडियो लाने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।